डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पथ। मैं कॉर्पोरेट लॉ से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस ए श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। मतलब कौन सा सर्कमस्टेंस है जो श्योरिटी अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्जाम को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना भी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लिए हैं और उसके बाद उसका बेसिक मीनिंग लिए हुए हैं। तो मीनिंग और जो कंटेंट है वो लिख दीजिएगा, विथ सेक्शन वाइज करके लिखिएगा। ठीक है, इसमें सारे सेक्शन बताया गया है, जो जो सेक्शन एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन के लिए, सारे सेक्शन को डिटेल से बताया गया। सारे सेक्शन वाइज आप लिखिएगा तो आपका जो है मार्क्स ज्यादा आएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ पूछना है तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, या तो अगर आपको अगला क्वेश्चन कॉर्पोरेट लॉ से चाहिए और आपका कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस ए श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज, अपने लायबिलिटीज। तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग मैं बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट जो होती है कि एग्रीमेंट होती है, और एग्रीमेंट जो होती है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसके बारे में तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मिलेगा और प्लस एक सिलेबस भी मिलेगा। और मेरा जो कॉर्पोरेट लॉ का लेक्चर 1 है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सात गो क्वेश्चन है, उन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस ए श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से है। मैंने लेक्चर 1 में जब क्वेश्चन सिलेक्शन किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो वहां से जो क्वेश्चन लिए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में 1872 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट है और एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट से मैंने 3 क्वेश्चन वहां पर दिखाया गया है और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस ए श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है? यहाँ देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मींस ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस होती है मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटीज ऑफ द थर्ड पर्सन जो एक जुड़ जाएगा। एक्चुअली इससे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होती है? 2 पर्सन होती है, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होती है? 3 पर्सन होती है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर थर्ड पर्सन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पर्सन होती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पर्सन होती है, तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। इन केस ऑफ हिज फेलियर, मतलब कि होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो 2 पर्सन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि राम है और राम बैंक से लोन लेना चाहता है। ठीक है, राम है, राम बैंक से लोन लेना चाहता है, और तो राम और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राम और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो बैंक वाला तो ऐसे लोन देगा नहीं, बैंक वाला तो ऐसे लोन देगा नहीं। ठीक है, बैंक वाला गारंटी मांगेगा, तो बैंक वाला जब गारंटी मांगेगा तो गारंटी के तौर पे किसी को खड़ा रहना पड़ेगा। तो बैंक वाला जब गारंटी मांगेगा तो मान लीजिए कि राम मेरे पास आया और राम बोला कि ठीक है, आप गारंटी तौर पर खड़े हो जाइए ताकि बैंक वाला हमें लोन दे। तो इसमें ये दोनों के बीच में अगर हम जुड़ गए हैं, ठीक है, चलिए मेरा नाम है SK, अगर हम जुड़ गए हैं तो यहाँ पर 3 पार्टी जुड़ गया। ठीक है, पहला पार्टी कौन है? राम, दूसरा पार्टी कौन है? बैंक, और तीसरा पार्टी कौन है? SK। तो यहाँ पर जो 3 पार्टी है, तो जो थर्ड पर्सन के बात कर रहा है वो है थर्ड पर्सन हम, और ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में 3 कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिसर मेड टू डिस्चार्ज द लायबिलिटीज ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सब लायबिलिटीज। मतलब अगर आप जो लोन लिए हैं लोन का पेमेंट नहीं कर पाइएगा तो लायबिलिटीज मेरे पास आएगा, हम लोन को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो जब लायबिलिटीज फेलियर हो जाएगा डिस्चार्ज ऑफ सच तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होती है एज पर द 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिखाया गया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है, समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट होता है टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड बाय डिस्चार्ज द लायबिलिटीज ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होते हैं वो लायबिलिटीज डिस्चार्ज करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। इन केस ऑफ फेलियर, अगर आप फेलियर हो जाइएगा तो थर्ड पर्सन प्रॉमिस करता है कि हम आपके लोन को हम भुगतान कर देंगे, हम गारंटी देते हैं। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इन फेलियर ऑफ डिस्चार्ज सच लायबिलिटीज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज पर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिखाया गया है। समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि अगर बैंक वाला आपको राम लोन लेने गया है बैंक से, तो बैंक वाला बोलेगा कि हम आपको तो लोन देंगे, ठीक है, पर भरोसा नहीं है, कोई गारंटर में खड़ा होगा तब देंगे। तो वो राम आया मेरे पास एसके के पास और एसके से बोले कि आप गारंटी तौर पे खड़ा हो जाइए। तो हम बोले ठीक है, खड़े हो जाते हैं गारंटी में, अगर आप पेमेंट नहीं दीजिएगा तो हम देंगे। बैंक वाले के बोले अगर ये पेमेंट नहीं दे पाएगा ना तो हम देंगे, ठीक है, चलिए इसको लोन दे दीजिए। तो ये जो बना कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड पर्सन जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसमें 3 पर्सन है। तो एज पर द सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज 3 पार्टीज। कितने पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? 3 पार्टी। जो यहाँ पर देखिए, ये जो राम है, राम जो है वो है प्रिंसिपल डेटर्स, वो है प्रिंसिपल डेटर। बैंक जो है वो है क्रेडिटर्स और एसके यानी कि हम जो है वो हम है सियोरिटी, जो सियोर करते हैं। तो एसके कौन है? सियोरिटी। यहाँ पर जो एसके है वो है सियोरिटी, ठीक है, वो है आपका सियोरिटी, ठीक है। तो ए सियोरिटी इज अ पर्सन गिविंग ए गारंटी, जो गारंटी दिए हम, गारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ए पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ठीक है अगर राम नहीं दे पाएगा लोन का पेमेंट तो हम देंगे, तो इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टू पे द सम ऑफ द मनी, ठीक है। परफॉर्म एनी ड्यूटी फॉर अनदर पर्सन इन केस ऑफ पर्सन फेल टू परफॉर्म हिज वर्क। अगर राम अपने काम में परफॉर्म नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो हम कर देंगे उनका काम। चलिए, हम गारंटी देते हैं तो हम बन गए सियोरिटी। तो हम क्या है यहाँ पर? सियोरिटी। और राम कौन है? राम है प्रिंसिपल डेटर्स। डेटर का देखिए, ये प्रिंसिपल मत डेटर यहाँ है। ए प्रिंसिपल डेटर इज अ पर्सन फॉर हुम द गारंटी इज गिवन, जिसके तौर पर हम गारंटी दे रहे हैं, जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं, जिसके लिए, तो वो व्यक्ति कौन होगा? ये होगा प्रिंसिपल डेटर। ये कौन होगा? ये होगा प्रिंसिपल डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर है कि ये प्रिंसिपल डेटर इज अ पर्सन फॉर हुम द गारंटी इज गिवन इन ए कॉन्ट्रैक्ट बाय गारंटी। समझ में आ गया। अब तीसरा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब ये बैंक जो लोन दे रहा है, ये जो बैंक जो है जो लोन दे रहा है वो होगा आपका क्रेडिटर्स। तो द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज नोन एज द क्रेडिटर। द पर्सन टू हुम, जिसके, यहाँ पर देखिएगा क्रेडिटर्स का मतलब होता है महाजन। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? महाजन। तो द पर्सन टू हुम मतलब जिसके तौर पर, जिसके कहने पर, ठीक है, गारंटी इज गिवन, गारंटी दिया जा रहा है, तो ये बैंक कहलाएगा क्रेडिटर्स। तो बैंक कौन है? क्रेडिटर्स। राम कौन है? प्रिंसिपल डेटर्स। और एसके कौन है? एसके है सियोरिटी। तो अब यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक राम और बैंक के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, और अगर और एक बना मेरे और बैंक के बीच में कि अगर राम नहीं दे पाएगा अगर पैसा तो हम देंगे, ठीक है, और अगर हम दे देंगे तो बाद में राम से हम लेंगे। तो मेरे और राम के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यहाँ पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, यहाँ पर तो छुपा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट।
कि इसको इसका पैसा चलिए हम दे दिए, और बाद में कुछ साल बाद में हम इससे वसूल करेंगे कि चलिए तुम्हारा पैसा दे दिए, तो मेरे और इसके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये छुपा हुआ रहता है। इम्प्लाइड मतलब अपने आप हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, वो पता नहीं चलता है, तो वो होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ाया हूँ, वहां जाके देख लेना कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया तीनों का खेल इसमें। अब आइए इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लीजिए, राम और कौन है? बैंक और एसके। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर तीन पार्टी होगा, एक राम होगा, एक बैंक है, और एक है आपका एसके। ठीक है, तीन पार्टी है। तो एग्जाम्पल में देखिए, मिस्टर एक्स एडवांस लोन 25,000 टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई, तो मिस्टर जेड इज ए प्रॉमिस। मिस्टर जेड प्रॉमिस करता है, ये मिस्टर जेड हो गया मतलब हम, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं। इन केस ऑफ मिस्टर वाई, अगर मिस्टर वाई फेल हो जाएगा, मिस्टर वाई हो गया ये राम, राम हो गया एक तरह से वाई, राम क्या हो गया? एक तरह से वाई हो गया। और एक्स एडवांस किया लोन, एक्स हो गया एक तरह से बैंक, एक्स कौन हो गया? एक तरह से बैंक हो गया। और यहाँ पर जेड हो गए हम, यहाँ पर जेड हो गए हम। ठीक है, यहाँ पर तीन है। यहाँ पर देखिए, तो मिस्टर एक्स एडवांस किया लोन, तो किसको दिया? मिस्टर वाई को लोन दिया। तो मिस्टर जेड यानी कि हम क्या किए? दैट इन केस ऑफ, अगर वाई फेल हो जाएगा, यानी कि राम फेल हो जाएगा रीपे करने के लिए लोन, देन ही विल रीपे द सेम। तो हम पे कर देंगे आपको, हम पे कर देंगे आपको। अगर राम यानी कि वाई फेल हो जाएगा पैसा देने के लिए, तो हम पे कर देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं आपको। तो इन दिस केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मिस्टर एक्स इज ए क्या हो गया? मिस्टर एक्स एक क्रेडिटर हो गया। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या हो गया? क्रेडिटर, जो लोन दे रहा है। मिस्टर वाई हो गया, ये जो राम हो गया, प्रिंसिपल डेटर हो गया। वहां पर बोलता है कि मिस्टर राम, देखिए मिस्टर राम जो है यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर हो गया। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मिस्टर राम हो गया आपका प्रिंसिपल डेटर्स। कौन प्रिंसिपल डेटर हो गया? वाई। मिस्टर राम इज ए प्रिंसिपल डेटर, वाई इज ए प्रिंसिपल डेटर। और जेड क्या हो गया? सियोरिटी हो गया। तो सियोर मतलब हम कर रहे हैं ना, सियोर यानी कि एस के सियोरिटी हो गया। यहाँ पर देखिए एस के सियोरिटी है, तो यहाँ पर आपका जेड क्या हो जाएगा? सियोरिटी हो जाएगा। तो ये सियोरिटी कहलाता है, इसको कहते हैं सियोरिटी। समझ में आ रहा है सियोरिटी क्या होता है? समझ में आ रहा है प्रिंसिपल डेटर क्या होता है? जो लोन लेता है वो प्रिंसिपल डेटर हो गया। समझ में आ रहा है क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है कि जो लोन देता है। बैंक हो गया क्रेडिटर्स, राम हो गया प्रिंसिपल डेटर्स, और एसके यानी कि हम हो गए सियोरिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहां पर आएगा कि इन दोनों के बीच में क्या काम होगा, यानी कि मेरा जो लायबिलिटीज बनेगा वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। यही क्वेश्चन है सरकमटेंस। यहाँ जो क्वेश्चन बना हुआ है कि व्हाट सरकमटेंस ए सियोरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। ठीक है, अपने लायबिलिटीज से डिस्चार्ज कब हो जाएगा? सियोरिटी। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जाम में आपको लिखना है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिएगा, डिस्चार्ज ऑफ सियोरिटी। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ सियोरिटी इन केस ऑफ सर्टेन गिवन सरकमटेंस। कुछ सरकमटेंस दिया गया है, उस सरकमटेंस के अनुरूप अगर कुछ काम हुआ तो सियोरिटी का जो लायबिलिटीज बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनेगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये है आपका मैटर। तो ए सियोरिटी इज सेड टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज इन हिज लायबिलिटीज टू परफॉर्म द प्रॉमिस। इन जो प्रॉमिस किया हुआ है सियोरिटी, उसका लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। कब होगा? इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर कम एन एंड। मतलब कोई भी गलती करता है अगर प्रिंसिपल डेटर्स, ठीक है, कुछ भी लेन देन में, तो और इसको बताए बिना, तो अपने आप इसका लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये है आपका। तो वो सिचुएशन देखिए क्या क्या सिचुएशन आता है।
तो द सिचुएशन अंडर विच ए श्योरिटी, जो श्योरिटी है, इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज इज लिस्टेड एज फॉलो। तो यहाँ पर एक लिस्टेड दिया गया है, उसके अनुरूप श्योरिटी का। डियर स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर कि कौन से ऐसे सिचुएशन है जो श्योरिटी का जो लायबिलिटीज है वो अपने आप क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो द सिचुएशन अंडर विच ए श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटीज इज लिस्टेड। तो यहाँ पर सेक्शन वाइज किया गया है, 130 से लेकर आपका 144 तक सेक्शन दिया गया है। यही सब सेक्शन में क्या होता है, श्योरिटी का जो लायबिलिटीज होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो पहला जो लायबिलिटीज है वो, हाँ, तो पहला जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज है आपका रिवोकेशन ऑफ गारंटी बाय गिविंग नोटिस। रिवोकेशन बाय गारंटी, रिवोकेशन का हिंदी होता है खंडन करना, ठीक है। तो खंडन कब कर देगा अपने लायबिलिटीज को, जब वो नोटिस दे देगा। जैसे कि मान लीजिए क्या, एक होता है कंटिन्यूअस गारंटी होता है, गारंटी। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा था बैंक को कि आप इसको हर साल 1 लाख रुपया का लोन दीजिएगा, आप इसको हर साल 1 लाख रुपया का लोन दीजिएगा, ठीक है, और 10 साल तक दीजिएगा। 10 साल तक आप इसको 1 लाख रुपया का हर साल लोन दीजिएगा। मैंने इसको गारंटी दिया था कि 10 साल तक अगर ये दीजिएगा, नहीं दे पाएगा तो हम देंगे। अब क्या हुआ, 3 साल के बाद मैंने एक नोटिस जारी कर दिया बैंक को कि नहीं, 3 साल तक जो दिए हैं अब 4था साल से नहीं दीजिएगा, हम इसका गारंटी नहीं लेते हैं। तो ये होता है रिवोकेशन ऑफ गारंटी बाय गिविंग नोटिस। मैंने बैंक को नोटिस दे दिया कि आप 3 साल के बाद 4था साल से आप इनको लोन नहीं दीजिएगा, उसका गारंटी हम नहीं लेते हैं। अगर आप दीजिएगा तो आप अपने जिम्मेदारी से दीजिएगा। तो बीच में जो हम नोटिस देके बैंक को नोटिस दे दिए, तो वो नोटिस देकर क्या कर दिया, हम खंडन कर दिए, रिवोकेशन कर दिए गारंटी को। तो कंटिन्यूअस गारंटी जो होती है वो रिवोकेशन कब होती है, जब बाय नोटिस से होती है। जब श्योरिटी नोटिस दे देगा लोन देने वाले को, तो गारंटी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, अगर जो पहले जो 3 साल का जो लोन दे चुका है उसका गारंटी मेरे पास है, वो गारंटी हम अभी भी उसका गारंटी लेंगे। लेकिन अगर 3 साल के बाद जो हम नोटिस दे दिया, उसके बाद अगर जारी रखा लोन देने का, 4था साल भी दिया, 5वां भी दिया, 6ठा भी दिया, 7वां भी दिया, और उसका अगर मान लीजिए ये चुका नहीं पाया पैसा, तो बैंक अगर हमसे आएगा तो हम तो कहेंगे कि हमने तो नोटिस दिए थे, 3रा साल के बाद नहीं दीजिएगा, तो उसका गारंटी हम नहीं लेंगे, वो लायबिलिटीज मेरा नहीं बनेगा। हाँ, अगर 1, 2, 3 का जो पैसा अगर नहीं दे पाएगा तो भले हम आपको वो पैसा देंगे, उसका लायबिलिटीज मेरा है। तो कैसे डिस्चार्ज करेगा, समझ में आ रहा है, बाय नोटिस देके। कि कंटिन्यूअस गारंटी जो बनी हुई रहती है और प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, और अगर दोनों के बीच में जो कंटिन्यूअस गारंटी है और उसको बीच में अगर खंडन करना है, तो श्योरिटी बाय नोटिस के द्वारा गारंटी जो है उसको खंडन कर सकता है, अपने लायबिलिटीज से डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। पॉइंट ये सेक्शन 130 में कहा गया है। चलिए आगे आते हैं, अगला है रिवोकेशन बाय डेथ। मतलब कब खत्म हो जाएगा, बाय डेथ के अनुसार। जैसे कि डेथ हो जाएगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा गारंटी, ठीक है। तो रिवोकेशन बाय डेथ ये सेक्शन 137 में है कि अगर मान लीजिए कि चालू प्रतिभूति के संबंध में प्रतिभूति द्वारा क्या होती है कि अगर मतलब किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है, मतलब प्रतिभू का मतलब सिक्योरिटी का मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद होने वाले जो व्यवहार होगा, दोनों का जो लेन देन होगा संबंध में, सिक्योरिटी का लायबिलिटी समाप्त हो जाएगा। सिक्योरिटी का लायबिलिटीज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। मृत्यु के बाद अगर भी कोई ट्रांजैक्शन होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, तो सिक्योरिटी का लायबिलिटीज का होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सिक्योरिटी ने ये बात कहा है कि मेरे मरने के बाद भी जो मेरे उत्तराधिकार होंगे वो गारंटी लेंगे ये दोनों के बीच में, तो सिक्योरिटी का लायबिलिटीज बना हुआ रहेगा। पर अगर सिक्योरिटी ऐसा नहीं कहा है, ऐसा कोई रिटर्न में नहीं दिया है, तो जैसे ही डेथ होगा, डेथ के उपरांत, डेथ के बाद ही सिक्योरिटी का लायबिलिटीज समाप्त हो जाएगा। उससे पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो लायबिलिटीज बना हुआ रहेगा।
लेकिन उसके बाद भी अगर ट्रांजेक्शन करेगा, डेथ इसका मरने के बाद भी, अगर एसके मर गया, एसके मरने के बाद भी अगर कोई ट्रांजेक्शन करेगा, तो सियोरिटी का जो लायबिलिटीज बनेगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जिंदा रहने से पहले जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका लायबिलिटीज बना हुआ है। और तीसरी बात यह है कि अगर ये सियोरिटी एसके ने श्योर किया है कि मेरे मरने के बाद भी अगर इसका जारी रखिएगा लोन देना, और जो मेरे उत्तराधिकारी बनेगा वो इसका लायबिलिटीज का भुगतान करेगा, तो फिर क्या होगा कि ये सियोरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। समझ जाइए क्या पॉइंट है जो, ठीक है। सियोरिटी का लायबिलिटीज कब डिस्चार्ज होगा? जब ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है रिटर्न में या बोला हुआ नहीं है, तो इसके मरने के बाद ही अगर इसके दोनों के बीच में कुछ कारोबार होता है तो इसका लायबिलिटीज अपने आप क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। यह है एक 131। तो दो सेक्शन है डिस्चार्ज ऑफ रिवोकेशन के अनुसार, खंडन करने का ये दो तरीका है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है क्या? डिस्चार्ज बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। डिस्चार्ज बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यहाँ पर क्या है? अगर कोई पार्टी ने कोई कुछ काम गलत किया, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पहला पॉइंट है इसका कि वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएंस ला देता है इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 133 में है। 133 में सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि वेरिएंस ला देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बात है कि सियोरिटी की सहमति के बिना यदि प्रिंसिपल डेटर्स और जो क्रेडिटर्स दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन ले आता है, ये जो प्रिंसिपल डेटर है और जो ये क्रेडिटर्स है दोनों में चेंज कर देता है कि नहीं 10 साल का नहीं 11 साल का दीजिएगा, नहीं 1 लाख का नहीं 1,10,000 दीजिएगा, तो इसने बैंक बराबर है कि 1 लाख नहीं दे पाएंगे 90,000 देंगे। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन कर लिया इन लोग, मान लीजिए वेरिएंस ले आया, ठीक है। तो वेरिएंस जब ले आएगा और इनको बिना बताए दोनों के बीच में वेरिएंस आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसका लायबिलिटीज क्या होगा? अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका जब इसको मांगने आएगा तो बोलेगा आप लोग ने जब चेंज किया तो हमको बोले थे। मान लीजिए कि बैंक वाला जो मांगने आएगा कि ये पैसा नहीं चुका रहा, आप दीजिए, आप गारंटी लिए थे, तो हम बोलेंगे कि आप लोग जो चेंज किए थे दोनों मिल के, तो हमको बोले थे? नहीं बोले थे। तो ऐसा केस लॉ भी हुआ है, पटना हाई कोर्ट में हुआ है आपका। अगला पॉइंट है रिलीज या डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इसका मतलब होता है कि यदि जो ऋणी है यानी कि प्रिंसिपल डेटर्स है, ठीक है, और प्रिंसिपल डेटर्स और ये बैंक दोनों आपस में कोई ऐसा अनुबंध कर लेता है जिसके द्वारा प्रिंसिपल डेटर का दायित्व समाप्त हो जाए। मतलब क्या? ये दोनों के बीच में आपस में मिल गया और एक्स ने कहा ठीक है तुम्हारा लायबिलिटी समाप्त कर देते हैं, तुमसे नहीं लेंगे पैसा, चलो इससे मांगेंगे हम। तो अगर इससे मांगने आएगा, इसका लायबिलिटी समाप्त कर देगा, तो इसका लायबिलिटी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है ना इसका सेकेंडरी लायबिलिटीज होता है, प्राइमरी लायबिलिटीज तो राम का है। राम ने लोन लिया है ना बैंक से, तो राम ने लोन लिया है बैंक से, तो राम का क्या है? प्राइमरी लायबिलिटीज है। अगर बैंक वाला ही बोल दिया कि राम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, तुम्हारा लायबिलिटीज डिस्चार्ज हो गया, हम मिस्टर एसके से लेंगे, जेड से लेंगे, तो जेड तो है वो तो उसका सेकेंडरी लायबिलिटीज है। जब ये नहीं देगा, डिफॉल्ट करेगा, तब ना हम देंगे। आप इससे मना कर दे रहे हैं, आप इससे नहीं लेना चाह रहे हैं, ये देना चाह रहे हैं फिर भी, और जबरदस्त आप हमसे मांगने आ रहे हैं, तो मेरा तो जब इसका लायबिलिटीज आप डिस्चार्ज किए तो उसी टाइम तो मेरा लायबिलिटीज भी डिस्चार्ज हो गया। तो ये होता है रिलीज या डिस्चार्ज बाय द प्रिंसिपल डेटर्स। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलिए उसके बाद है आपका अगला पॉइंट, कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विथ द प्रिंसिपल डेटर्स। ये अगला पॉइंट है, कंपाउंडिंग बाय द क्रेडिटर विथ द प्रिंसिपल डेटर। यानी कि यहाँ पर बात आती है कि यदि जो ऋणदाता है यानी कि बैंक जो है और मुख्य ऋणी जो है यानी कि राम है, ठीक है, बिना सियोरिटी के सहमति के, सियोरिटी का कोई सहमति नहीं, बिना सहमति के ऐसा दोनों के बीच में, राम और बैंक के बीच में अनुबंध कर लेता है जिसके अनुसार बैंक ऋणदाता कोई समझौता कर लेता है, ठीक है, अथवा समय दे देता है राम को कि ठीक है तुमको 10 किस्त था ना देने के लिए, तुम 12 किस्त में देना, ठीक है, तुमको 10 साल था ना, तुम 15 साल में देना, ऐसा कोई समझौता कर लेता है, ठीक है, दोनों के बीच में। तो उस टाइम क्या होगा कि सियोरिटी का लायबिलिटी समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, कंपाउंडिंग हो जाता है, क्रेडिटर्स विद प्रिंसिपल डेटर के बीच में कंपाउंड कर लेता है, ठीक है, दोनों के बीच में कंपाउंड हो जाता है कि 10 साल का किस्त है ना, तुम 15 साल में देना।
अच्छा, 1 लाख का किस्त ना तुम 90,000 करके थोड़ा कम कम करके देना, ज्यादा साल में देना, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अगर कुछ कंपाउंडिंग हो जाता है तो सियोरिटी का लायबिलिटीज ऑटोमेटिक क्या होगा, उस टाइम समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? चलिए अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि क्रेडिटर एक्ट या ओमिशन, ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रिमेडी। इसका मतलब होता है कि जो क्रेडिटर्स एक्ट जो है ओमिशन हो जाएगा। मान लीजिए ऋणदाता, जो ऋणदाता है यानी कि बैंक है, किसी कार्य अथवा भूल से उसके अधिकार में कमी होने पर, मान लीजिए कि ये कोई गलती कर देता है, बैंक वाला कोई गलती करता है, तो गलती करने से क्या होगा, सियोरिटी का लायबिलिटीज ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ऋणदाता बैंक कोई ऐसा कार्य करे जो सियोरिटी के अधिकार के मतलब कि असंगत हो, मतलब इनकंसिस्टेंट हो अथवा किसी ऐसे कार्य करने से भूल करे जिसका करना सियोरिटी के प्रति उनके कर्तव्यों के अनुसार, जो सियोरिटी का जो कर्तव्य है, जो राइट्स है, उसके मतलब कि कर्तव्यों के अनुसार आवश्यक हो, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रमुखी जो ऋणी होते हैं, यानी कि ये जो राम होते हैं, और ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू यानी कि सियोरिटी के अधिकार में कमी हो जाती है। सियोरिटी के अधिकार में क्या हो जाती है, कमी होता है, मतलब इसके राइट्स को अगर हार्म्स करेगा बैंक, ठीक है, इसके राइट्स को इसके राइट्स को मतलब कि चोट पहुंचाएगा, इसके अधिकार को चोट पहुंचाएगा बैंक, अगर ऐसा कोई काम करता है तो सियोरिटी का लायबिलिटीज क्या होगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्रेडिटर एक्ट ओमिशन करता है इंपेयरिंग सियोरिटी इवेंचुअल रिमेडी, तो उसके बाद क्या होगा कि सियोरिटी का लायबिलिटीज ऑटोमेटिक क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे कि बैंक वाला ने मान लीजिए राम को लोन दिया, ठीक है, बैंक वाला ने राम को लोन दिया कि चलिए इतना लोन ले लिया। अब बैंक वाला क्या कहेगा, अगर तुम लोन पेमेंट नहीं कर देगा ना तो मेरा एक नया ब्रांच खुल रहा है, मान लीजिए राम कॉन्ट्रैक्टर है, तो बोल रहा मेरा एक नया ब्रांच खुल रहा है, वहां पर आप क्या कीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको लोन देने का, आपको लोन को रीपेमेंट करने का जरूरत नहीं है, आप मेरा एक बिल्डिंग बना दीजिएगा, वहां नया एक ब्रांच खुल रहा है। ठीक है, तो वो राम बोला ठीक है बना देंगे, चलो चलो मेरा लोन भी तो माफ हो जाएगा ना। बोला बैंक वाला बोला हाँ तुम्हारा लोन माफ हो जाएगा, तुम खाली एक बिल्डिंग बना दो। तब यहाँ पर इसका जो अधिकार है, इसका राइट है, ये तो नहीं कहा था रिटर्न में या तो लिखित में, ये नहीं कहा था कि ऐसा करोगे, तो उस टाइम क्या होगा, सियोरिटी का लायबिलिटीज ऑटोमेटिक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि जब भी बैंक वाला सियोरिटी का राइट्स या अधिकार, ये तो अधिकार नहीं था सियोरिटी का ये सब काम करने का, ये तो नहीं दिया था परमिशन, तो इसके अधिकार का अगर मान लीजिए खंडन करेगा बैंक वाला, तो सियोरिटी का लायबिलिटीज क्या होगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है लॉस ऑफ सियोरिटी सॉरी लॉस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि प्रतिभूति, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, प्रतिभूति खो जाने पर, मान लीजिए कि बैंक वाला ने जब लोन लिया था तो राम से कुछ तक कुछ प्रूफ लिया होगा, गारंटी एथिक तौर पर, जैसे जमीन का कागज लिया होगा या कुछ संपत्ति लिया होगा, तो कोई कुछ लेता है, जैसे कि लोन देता है तो कुछ लेता है, जैसे जमीन का कागज लेगा, संपत्ति लेगा, कुछ लेगा। ठीक है, यदि ऋणदाता बैंक सियोरिटी की सहमति के बिना अपने पास जो भी, इसके पास जो बैंक ने इसके पास जमीन का कागज लिया था या तो कोई संपत्ति लिया था, तो इसका सहमति के बिना अगर ये गिरवी रख देता है किसी को, मान लीजिए ये किसी को बेच देता है या भुला देता है, तो उस टाइम क्या होगा, सियोरिटी का लायबिलिटीज क्या होगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक्स ने वाई ने एक्स से लोन लिया और वाई ने अपने मशीन या जमानत के रूप में कुछ रखा और एक्स ने उसको भुला दिया या एक्स ने कहीं बंधक रख दिया, तो सियोरिटी का लायबिलिटीज क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये होता है लॉस ऑफ सिक्योरिटी, या तो भुला देगा, लॉस मतलब भुला देना, तो अगर भुला देगा तो भी सियोरिटी का लायबिलिटीज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट है डिस्चार्ज बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इनवैलिडेशन मतलब कि गारंटी ऑब्टेन बाय मिसप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शन, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये कोई गलत, जैसे कि मान लीजिए दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना था तो इसने ने गलत इन्फॉर्म दिया था, ठीक है, कोई भी गलत इन्फॉर्म दिया था, यानी या तो बैंक वाले ने गलत इन्फॉर्म दिया या तो राम ने कोई गलत इन्फॉर्म दिया, मिस रिप्रेजेंटेटिव किया दोनों के बीच, और इससे गारंटी के तौर पर सिग्नेचर करा लिया, चीटिंग करवा लिया, तो चीटिंग जब करवा लेगा, गलत इन्फॉर्मेशन देगा, उस टाइम क्या होगा, जब इस बैंक वाला इससे पैसा मांगने आएगा, तो पैसा मांगने आएगा तो ये तो पैसा देगा नहीं, तो चीटिंग किया, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोन ले लिया, तो बैंक वाला बोल रहा है अरे वो तो गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, उसके पास इतना प्रॉपर्टी भी नहीं है और इतना प्रॉपर्टी दिखा के वो लोन ले लिया
और अभी देने में मना कर रहा है, नहीं दे पा रहा है। चलिए तुम दो, तुम इसका गारंटी लिया था, तो बोले क्या 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 ये बताया था कि ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो गलत अगर ये इंफॉर्मेशन देगा और आप वो गलत इंफॉर्मेशन के तौर पर अगर मान लो लोन दे दीजिएगा, तो इसका जो लाइबिलिटीज बनेगा सिक्योरिटी का, वो सिक्योरिटी का लाइबिलिटीज ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर मिस रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट है कि गारंटी ऑब्टेन बाय कैंसलमेंट। कैंसलमेंट का मतलब होता है कि गारंटी जो अगर छुपाव द्वारा प्रतिभूति होने पर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर राम और एक्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और बैंक वाला ने कुछ इंफॉर्मेशन सरकमटेंस छुपा के, झूठ बोल के मतलब कि इसको लोन दे दिया, बैंक वाला ने अपने इंफॉर्मेशन को छुपाया, नहीं दिखाया, ठीक है, या तो फिर ये अपने इंफॉर्मेशन को छुपाया, फैक्ट को छुपाया, कोई भी फैक्ट को छुपा रहा है और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसमें हमने सिक्योरिटी दे दी है। तो जब हमको पता चलेगा कि ये दोनों ने कुछ इंफॉर्मेशन को छुपाया हुआ है और हमसे सिक्योरिटी ले लिया, हमसे गारंटी ले लिया, हम सिक्योरिटी बन गए हैं, तो अगर मान लीजिए उस टाइम अगर ये पैसा नहीं दे पाया और मेरे पास आएगा और कोर्ट में अगर जाएगा ये केस, तो कोर्ट में तो हम बोलेंगे ही कि ये दोनों ने ना जब कॉन्ट्रैक्ट बना था और हम जब सिग्नेचर कर रहे थे गारंटी के तौर पर, तो इसने गलत इंफॉर्मेशन पूरा पूरी दिया ही नहीं था और अभी बता रहा है ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। उस टाइम पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर इसको दे देता और उस टाइम और उसके बाद अगर इस पैसा नहीं देता तब ना हम देते। तो ये होता है गारंटी ऑब्टेन बाय कैंसलमेंट। कैंसलमेंट का मतलब होता है कि ये छुपाता है, कुछ इंफॉर्मेशन को छुपाता है। और जो पहला वाला जो है ना, ये गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब गलत इंफॉर्मेशन देता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के इंफॉर्मेशन देता है। या तो राम बढ़ा चढ़ा के इंफॉर्मेशन दिया, या तो बैंक वाला ने बढ़ा चढ़ा के इंफॉर्मेशन दिया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसमें हम सिक्योरिटी दे दिए। तो उसके बाद अगर मान लीजिए नहीं चुका पाया पैसा, कोर्ट में हुआ कि केस, और उस टाइम ये बैंक वाला हमसे मांगने आया, तो हमको पता चल गया कि इंफॉर्मेशन तो गलत था, इंफॉर्मेशन तो बढ़ा चढ़ा के दिया था, तो उस टाइम भी मेरा लाइबिलिटीज क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब बढ़ा चढ़ा कर भी देगा तो लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर ये वाला जो पॉइंट है कि गारंटी ऑब्टेन बाय कैंसलमेंट, सेक्शन 143, इसमें क्या कि बात को छुपाता है, मैटर को छुपाता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। या तो राम प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, या तो बैंक वाला प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया और उसके बाद हम गारंटी दिए हैं और ऐसा अगर इस केस लो कोर्ट में गया है, तो उस टाइम अगर हमको पता चल गया कि ये दोनों ने कुछ गलत बात छुपाया हुआ है, कुछ बात को छुपाया है, सही जानकारी इसको नहीं दिया था, ये भी सही जानकारी इसको नहीं दिया था, तो हम क्यों इसको पैसा भरे, तो मेरा लायबिलिटी उस टाइम क्या होगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है फेलियर ऑफ को सिक्योरिटी टू ज्वाइन ए सिक्योरिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि राम ने मान लीजिए क्या 1 करोड़ का डिमांड कर दिया बैंक वाला से, ठीक है, कि हमको 1 करोड़ का लोन चाहिए, और बैंक वाला बोला कि ठीक है गारंटी दीजिए। एक गारंटर से काम नहीं चलेगा, 2 गारंटर चाहिए क्योंकि बड़ा रकम है, या तो 4 गारंटर चाहिए क्योंकि बड़ा रकम। तो राम बोला कि नहीं, ये वो है ना एसके है, उससे गारंटी पिछले बार तो वही दिया था ना, उससे गारंटी दिलवा देते हैं। पूरा नहीं, इस बार का रकम ज्यादा है, आपका लाख करोड़ों रुपया का रकम है, कम से कम 2 चाहिए या तो 3 चाहिए सिक्योरिटी। तो जब एक गारंटी ने 3 या 4 अगर सिक्योरिटी बनेगा तो उसको कहा जाता है को सिक्योरिटी। सीयू क्या कहा जाता है, को सिक्योरिटी, उसको को सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है। तो को सिक्योरिटी के अभाव में अगर मान लीजिए को सिक्योरिटी नहीं बना, उसके बावजूद भी अगर पैसा दे दिया एक ही सिक्योरिटी में, यहाँ पर लिखा हुआ है फेलियर ऑफ को सिक्योरिटी नहीं बना, ज्वाइन नहीं हुआ और एक ही सिक्योरिटी में करोड़ रुपया दे दिया, तो इसका जो गारंटी जो ये दिया था, तो इसका गारंटी ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि बात क्या हुआ था कि एक बैंक वाला ने क्या कहा था कि एक सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 सिक्योरिटी चाहिए या तो 2 सिक्योरिटी चाहिए। तो वहां तो को सिक्योरिटी ज्वाइन ही नहीं किया। जब को सिक्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा तो एक सिक्योरिटी का लाइबिलिटीज क्या होगा, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। मैटर समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3 मैटर है। यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में 3 मैटर है। पहला है कि गलत इंफॉर्मेशन अगर मान लो कोई दिया, मान लीजिए कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दिया तो सिक्योरिटी का लायबिलिटी समाप्त हो जाएगा। और दूसरा है क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पर ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इंफॉर्मेशन दिया तो भी सिक्योरिटी का लायबिलिटी समाप्त हो जाएगा। और तीसरा है कि बात हुआ था को सिक्योरिटी ज्वाइन होने का और को सिक्योरिटी ज्वाइन नहीं हुआ तो एक सिक्योरिटी का लायबिलिटी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट समझ में आ रहा है, इजी पॉइंट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सेक्शन 134
सॉरी सेक्शन 142, सेक्शन 143 और सेक्शन 144। समझ में आ रहा है। और इधर जो है रिवोकेशन जो हो गया कि कंटिन्यूअस गारंटी है तो नोटिस दे के वो समाप्त कर लेगा। अगर मर गया, यदि सियोरिटी का डेथ हो गया तो उसके बाद जो कारोबार होगा उसका ऑटोमेटिक क्या होगा, लायबिलिटी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपका डिस्चार्ज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। पार्टी ने रिप्रेजेंट किया, मान लो गलत किया, जैसे कि होता है ना कि बढ़ा चढ़ा लिया, जैसे कि वेरिएंस ले आया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट को चेंज करवा लिया बाद में, तो और इस सियोरिटी को बताए हुए बिना, तो अभी क्या होगा, सियोरिटी का लायबिलिटीज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। रिलीज या डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर यानी कि बैंक वाला बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारा लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गया, हम इससे वसूल कर लेंगे, तुम छोड़ दो, तुम जल्द जाओ। तो उस टाइम भी अगर ये इसका लायबिलिटीज क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, सियोरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी इसका बनता है, प्राइमरी लायबिलिटी इसका बनता है, ये चुकाएगा। अगर ये नहीं चुका पाएगा, फेलियर होगा, तब ये चुकाएगा। बैंक वाला कैसे जान गया कि फेलियर है, बैंक वाला कैसे मना कर सकता है। तो क्योंकि ये जो जेड है, इस जेड यानी कि एसके जो है उसका तो सेकेंडरी लायबिलिटीज है, प्राइमरी लायबिलिटीज राम का, पहले राम चुकाएगा, नहीं चुका पाएगा तब ना हम देंगे। और आप बोल रहे हैं कि चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेंगे, आपसे लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग ऑफ द क्रेडिटर, या फिर कंपाउंडिंग कर लिया, मान लीजिए दोनों के बीच में कुछ कंपाउंड कर लिया, तो अभी क्या होगा, सियोरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि और या तो फिर अगला है कि ओमिशन का मतलब होता है कि किस्त मांगने गया ही नहीं, इसके पास गलती कर दिया, तो अभी सियोरिटी का लायबिलिटीज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लॉस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए एक्स ने जो जमानत के रूप में संपत्ति लिया था या जमीन का कागज दिया तो भुला दिया या किसी को गिरवी रख दिया, तो उस टाइम भी सियोरिटी का लायबिलिटीज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो 3 तरह का आपका है, एक है डिस्चार्ज ऑफ रिवोकेशन, एक डिस्चार्ज बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, एक डिस्चार्ज बाय द इनवैलिडेशन। ये सेक्शन वाइज है। उसके बाद रही बात की यहाँ 130, 131, 133, 134, 135 और 36, 37 कहाँ गया, 38, 36, 37, 38 कहाँ गया, तो सेक्शन 36, 136, सेक्शन 137 और सेक्शन 138 जो है वो आपका 135 का एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है। तो वो अपवाद आपको लिखना नहीं है। अगर अपवाद आपको जानना है तो मैं टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा। ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा, वो आपको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है अपवाद, सिर्फ आपको मेन पॉइंट लिखना है। तो ये आपका मेन पॉइंट हुआ है। ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आया कोई अगर पॉइंट, तो बोलिएगा, मैं वो पॉइंट का टेक्स्ट कर दूंगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर में कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं फिर वहां मैं बता दूंगा। ठीक है। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 72 50 96 72 50 96 86 80, 72 50 96 86 80, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। उसमें आप कॉल कीजिएगा, मैं वहां पर भी आपको ये समझा दूंगा पॉइंट, अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आया तो। ओके, धन्यवाद।